हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिराज आपका फिजिक्स ड्राइवर स्वागत करता हूं काइनेमैटिक्स यानी कि मोशन चैप्टर के सेकेंड वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जो पहले पढ़ाया है उससे आगे पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो में जनरली हम लोग चर्चा करेंगे रेस्ट और मोशन पे। दूसरा चर्चा करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पे और तीसरा चर्चा करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। मेरी कोशिश यह रहेगी कि वीडियो जितना छोटा बन सके और छोटा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट जितना में क्लियर होगा, जितना देर मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगेगा, चाहे वो क्रिस्टल क्लियर करने में लगे या फिर क्वेश्चन से समझाने में लगे, उतना देर तो वीडियो लंबा बनेगा ही। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बने, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कॉन्सेप्ट को समझना और सीखना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेमैटिक्स 2, यानी कि ये काइनेमैटिक्स का दूसरा लेक्चर है। मैंने पहला लेक्चर बना दिया है और पॉडकास्ट भी मैंने बहुत पहले ही डाल दिया है, तो आप वो दोनों जाके प्लीज देखिए और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि आपको पता है कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा, और थोड़ा डिस्कस किया था रेफरेंस पॉइंट के बारे में। मतलब किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और आपने देखा था कि फिजिक्स को रेफरेंस पॉइंट कौन देता है? मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को कौन सा रेफरेंस पॉइंट देता है? उसको देता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इतना आपको पता होगा, किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और वो रेफरेंस पॉइंट हम लोग यहाँ क्या लेते हैं? ओरिजिन किसका? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो यहां तक हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। अब जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो पहले सबसे पहले अपना कंफ्यूजन क्लियर करेंगे रेस्ट और मोशन को लेके। रेस्ट और मैंने और लिखा है, इसका कुछ मतलब होगा इसलिए मैंने लिखा है। हम लोग इसका कंफ्यूजन को पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, या यहाँ पे और क्यों लिखा गया एंड क्यों नहीं लिखा गया। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जो आपका रेस्ट है या फिर मोशन है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं कि बोथ द टर्म्स रेस्ट और मोशन आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि ये एक सिक्के का दो पहलू ही है। बल्कि यानी कि बट अ टू एस्पेक्ट टू एस्पेक्ट ऑफ अ सेम कॉइन। मतलब एक ही सिक्के के, स्पेलिंग गलत हो रहा है, एक ही सिक्के का दो पहलू है ये। बात समझ में आ रही है ना? एक ही सिक्के का ये दो पहलू है। इस लाइन के कहने का क्या मतलब, इस चीज को समझते हैं। देखिए, जो आपका रेस्ट है वो और मोशन, दोनों दो अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू। अब ये कैसे है, इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला कि यहाँ पे आपका ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे एक बॉल रखा हुआ है और ये बॉल जो है ऐसे रखा हुआ है, और सेम इसी जगह पे मैं आपको एक और ग्राउंड देता हूँ, फिगर देता हूँ, जिसमें ये बॉल जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से। अब मैं आपसे पूछूं अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को कि कौन सा बॉल इसमें से, अगर मैं इसे फिगर ए नाम दूं और इसे फिगर बी नाम दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बॉल रुका हुआ है और कौन सा बॉल चल रहा है, अगर मैं आपको यहां से क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉल इन दी एभव एग्जाम्पल
इज एट रेस्ट और मोशन। कौन सा बॉल रेस्ट पे है और कौन सा बॉल मोशन में है। अगर कुछ बच्चे इसका जवाब ये देते हैं कि सर ए जो बॉल है ना वो रेस्ट पे है और जो सर बी बॉल है ना वो किस में है, मोशन में है। अगर कोई बच्चा इस चीज को जवाब देता है, मतलब मैंने ये क्वेश्चन पूछा और एक बच्चा मेरे को तुरंत ये आंसर देता है, तो वो बच्चा टोटली गलत आंसर दे रहा है। वो बच्चा टोटली गलत आंसर दे रहा है। अब ये कैसे हुआ? अब तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये देखने में लग रहा है कि रुका हुआ है, सर ये देखने में लग रहा है कि चल रहा है, तो सर कैसे ए रेस्ट पे नहीं हुआ और बी मोशन में नहीं हुआ? ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में ही इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि द एबव क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है। इनकम्प्लीट इन इट सेल्फ मतलब अपने में ही इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, अपने में इनकम्प्लीट है। इट इज इनकम्प्लीट। अब ये कैसे है, इस चीज को समझते हैं। इट इज इनकम्प्लीट मतलब जो क्वेश्चन आप ऊपर में देख रहे हो, ये चीज जो पूछा जा रहा है, ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इसका कोई अपने आप में मीनिंग ही नहीं है। ये एक मीनिंगलेस क्वेश्चन। अब ये कैसे है, अगर आप इसका आंसर ये देते हो तो ये आप किस बेसिस पे आंसर देते हो? मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आप ये बॉल को कहां से देख रहे हो, जब तक इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि भाई किसी भी चीज को देखो, तुम देख कहां से रहे हो, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट बनेगा। मैं सिंपली अगर ये पूछ दूं कि एक बॉल रेस्ट में और मोशन में है, तो बताओ कौन सा बॉल, मतलब दो बॉल है, एक बोल दूंगा मैं रेस्ट में, दूसरा मोशन में है, तो बताइए कौन सा बॉल रेस्ट में, कौन सा मोशन में? तो आप बोलोगे तुरंत कि सर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप ये बताओ कि मुझे कहां से देखना है, मुझे कहां से देखना है। सबसे पहले बात तो ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं इसमें इनकम्प्लीट क्या है, व्हाट इज इनकम्प्लीट। अगर क्वेश्चन में पूछ दूं कि व्हाट इज इनकम्प्लीट इन द एबव क्वेश्चन, मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें क्या इनकम्प्लीट है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए इनकम्प्लीट आपका क्या है। इनकम्प्लीट आपका ये है कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि आप उस बॉल को कहां से देख रहे हो। मतलब क्या, ऊपर दिए गए क्वेश्चन में, ऊपर दिए गए क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है, ये नहीं बताया गया है कि आप यानी कि इसको अच्छे लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है या कहाँ से देख रहा है, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है। सिंपली आपको बता दिया गया है कि ये बॉल ऐसा है, ये बॉल ऐसा है, तो बताओ कौन सा बॉल रेस्ट में और कौन सा बॉल क्या है, मोशन में है। आप ये नहीं बताओगे, आप सिंपली बोलोगे कि नहीं आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप ये ना बोल दो कि आप यहां से देख रहे हो, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर वहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। ये आंसर सही है, ये करोड़ों पॉसिबल केसेस में से एक केस है। मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो इस चीज को आप समझ गए ना कि ये क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। अब ऐसा क्यों है, इस चीज को समझते हैं। और आपको पता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है कि इसको देख कौन रहा है और कहाँ से देख रहा है, इसको देख कौन रहा है और कहाँ से देख रहा है। अब आपका सवाल ये हुआ कि सर ऐसा बताना क्यों जरूरी है, इस चीज को देखते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब आपका सवाल ये हुआ कि सर वाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, वाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज नेसेसरी,
is necessary to examine रेस्ट और मोशन। रेस्ट या मोशन को एग्जामिन करने के लिए क्यों पोजीशन जरूरी है ऑब्जर्वर का, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिंपली, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ये यहाँ पे ए फिगर है जहाँ पे बॉल ऐसे है, और जस्ट इसके बगल में आपका बी फिगर है जहाँ पे बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे की तरफ, मतलब वी वेलोसिटी दिखा हुआ है। अब मैंने क्या बोला कि क्यों ये पूछना जरूरी है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर के पोजीशन के बारे में क्यों पूछना जरूरी है। ये इसलिए पूछना जरूरी है कि अगर आपका ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज होता है तो सिचुएशन बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, अब देखिए मैं आपको ऑब्जर्वर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ऑब्जर्वर को अब आप देखिए, ऑब्जर्वर्स डिफरेंट ऑब्जर्वर को बताऊंगा, दिखाऊंगा और वहां से इस सिचुएशन को दिखवाऊंगा। पहला ऑब्जर्वर लीजिए, ऑब्जर्वर नंबर 1, ऑब्जर्वर नंबर 1 को देखिए। ऑब्जर्वर नंबर 1 जो है ग्राउंड पे है और आराम से रुका हुआ है। तो बताइए ये ऑब्जर्वर जो अगर रुका हुआ है, ये ऑब्जर्वर क्या है, आराम से ग्राउंड पे रुका हुआ है। और अर्थ किसमें है, अर्थ को हम लोग किसमें मानते हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि अर्थ तो ऐसे मूव कर रहा है पर अर्थ को हम लोग मानते हैं रेस्ट पे। अरे भाई ऐसा क्यों मानते, एक चीज बताओ, अगर अर्थ को रेस्ट पे नहीं मानेंगे तो कैलकुलेट करना फिर मुश्किल होगा ना चीजों को। और अर्थ को इवन ये भी माना जाता है वो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है। अर्थ को जनरली हम लोग रेस्ट पे मानते हैं क्योंकि हम लोग कोई चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं ना भाई, फिजिक्स डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा मोड़ा एजम्पशंस नहीं लेंगे तो फिर डेवलप थ्योरी होगा कैसे। थ्योरी को डेवलप करने के लिए कुछ कुछ एजम्पशंस का जरूरत होता है। तो वही एक एजम्पशंस है कि अर्थ को हम लोग किस में मान के चलते हैं, रेस्ट में मान के चलते हैं। और जहां पे वेलोसिटी का बात आता है वहां कांस्टेंट वेलोसिटी मान के चलते हैं। तो जनरली यहाँ पे अर्थ को रेस्ट पे मान के चला जाता है। तो बताइए अर्थ अगर रेस्ट पे है और एक आदमी अर्थ पे खड़ा है सिंपली स्टैंडिंग पोजीशन में, तो इसको कैसा दिखेगा, इसको दिखेगा कि ए फिगर जो आपका है, इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा ए फिगर आपका रेस्ट में है और बी फिगर का बॉल किस में है, मोशन में है। अब देखिए अगर मैं क्या करूं कि ऑब्जर्वर के पोजीशन को बदल दूं, दूसरा ऑब्जर्वर मैं ले आता हूं। ये ऑब्जर्वर जो है आराम से अपने ड्यूक के बाइक पे बैठा हुआ है, ड्यूक के बाइक पे बैठा हुआ और ये इधर की तरफ जा रहा है कुछ 2v वेलोसिटी से। तो बताइए ये ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा ये सिचुएशन, क्या ये ऑब्जर्वर ये बोलेगा कि ये रुका हुआ है, बिल्कुल नहीं। इस ऑब्जर्वर को लगेगा ये पीछे जा रहा है। आप जब ट्रेन में आगे जाते होंगे तो आपको सब सामान किधर जाते हुए दिखता है, पीछे जाते हुए दिखता है ना। ट्रेन से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर की नहीं। जब आप बाहर देखते हो तो हर चीज, अगर आप आगे जाते हो तो कैसा दिखता है, पीछे जाते हुए, और अगर आप पीछे जाते हो तो कैसा दिखता है, आगे जाते हुए। बताइए क्या ऑब्जर्वर 2 को ए रेस्ट पे दिखेगा, बिल्कुल नहीं। ए किस पे दिखेगा, मोशन पे दिखेगा। और क्या बताइए बी रेस्ट पे दिखेगा, बी भी रेस्ट पे नहीं दिखेगा। अब इसको समझते हैं, अभी तो मैथ्स में नहीं घुस रहे हैं, अभी हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं, उसके बाद मैथ डेवलप करेंगे, इसको कितना स्पीड में दिखेगा ये भी कैलकुलेट आप कर सकते हो कि आखिर इस ऑब्जर्वर 2 को ये कितने रफ्तार से जाते हुए दिखेगा या ये कितने रफ्तार से जाते हुए दिखेगा। आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिंपली पहले फिजिक्स कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, आखिर दिखेगा कैसा। अब कितना दिखेगा वो बात अलग है, पर पहले ये देखते हैं कि दिखेगा कैसा। तो बताइए ये बी कैसा दिखेगा, बी भी इसको किस में दिखेगा, मोशन में ही दिखेगा। बी कैसा दिखेगा, मोशन में ही दिखेगा। पर ये मोशन कैसा जाते हुए दिखेगा, पीछे की तरफ, यहाँ भी पीछे की तरफ जाते हुए दिखेगा और यहाँ पे भी कैसा दिखेगा, ये पीछे की तरफ। अब इसी को समझिए, मान लेते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन का रफ्तार बहुत तेज है और उसमें जो बगल में मोटरसाइकिल सब रोड पे देखते होंगे, मोटरसाइकिल चल रहा है पर फिर भी पीछे जाते हुए दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपका रफ्तार ज्यादा है उससे। अब कितना पीछे से जाएगा वो बाद की बात है, पहले ये तो बोलिए पीछे से जाएगा ना। तो जी हाँ बिल्कुल पीछे से जाएगा, पीछे जाएगा, यानी कि मतलब ऑब्जर्वर 2 को ये किधर जाते हुए दिख रहा है, पीछे जाते हुए दिख रहा है। अब हम लोग एक और ऑब्जर्वर ले लेते हैं, एक तीसरा ऑब्जर्वर लेते हैं। अब देखिए सब ऑब्जर्वर का तरीका अलग है, पोजीशन अलग अलग वेरी कर रहा है। एक ऑब्जर्वर जस्ट वही गाड़ी पे है, इसका थोड़ा सा एकदम होंडा साइन की तरह एकदम गाड़ी है, फुल एकदम स्टाइल में। और ये ऑब्जर्वर जो है पीछे की तरफ जा रहा है, ये उल्टा चला रहा है गाड़ी को, स्टाइल में एकदम उल्टा चला रहा है, उल्टा जा रहा है भी स्पीड से पीछे। तो बताइए क्या इसको ए रुका हुआ दिखेगा, जी नहीं, इसको लगेगा ए किधर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है।
बी किधर की तरफ जा रहा है, बी इसको लगेगा रेस्ट पे है, क्योंकि देखिए आप एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, सॉरी बी इसको कितना लगेगा, बी सॉरी रुका हुआ क्यों दिखेगा यार, बी तो लगेगा और तेजी से आगे भाग रहा है, ये तो मैंने गलती ही कर दिया। रुका हुआ तो तब ना दिखेगा जो कि जब सेम दिशा में जाएगा या फिर वैसा होगा, तो यहाँ पे रुका हुआ आप ही बोलिए कि अभी छोड़िए ना वो बात, अभी ये बोलिए ना कि रुका हुआ दिखेगा, नहीं रुका हुआ थोड़ी दिखेगा, ये इसको मोशन में ही दिखेगा, पर मोशन में किधर जाते हुए दिखेगा, आगे जाते हुए दिखेगा। जब ये पीछे जाएगा तो इसको ये ब्लॉक ये क्या लगेगा, और तेजी से जाएगा। जैसे कि एक चीज मेरे को बताओ कैसे तेज जाएगा, एक चीज बताओ कि मान लेते हैं कि आप आपके तरफ पुलिस दौड़ता है, आप मान लो कि हम चोर हैं और मेरे पीछे पुलिस दौड़ रहा है, हमको क्या लगेगा, अगर पुलिस ज्यादा तेजी से आएगा तो हमको लगेगा क्या, धीरे धीरे पुलिस मेरे करीब आ रहा है। अब एक चीज बताओ कि पुलिस भी मेरे से दूर जा रहा है, पुलिस मैं इधर दौड़ रहा हूँ और पुलिस पीछे दौड़ रहा है, तो बताओ पुलिस पीछे दौड़ रहा है मैं आगे दौड़ रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, पुलिस और ना दूर जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह देखिए ये इधर जा रहा है और ये बॉल इधर जाना चाहेगा, तो ये क्या होगा, ये बॉल इधर जाना चाहेगा, ये क्या होगा, इसको लगेगा ये बॉल क्या कर रहा है और दूर जा रहा है, और आपका लेकिन मोशन में है पर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर 3 को ये लगेगा दूर जाते हुए। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए आप अगर एक ऑब्जर्वर ले लीजिएगा, दूसरा प्रकार का ऑब्जर्वर ले लीजिएगा, वो ऑब्जर्वर कुछ ऐसे जा रहा है, इस सरफेस पे जा रहा है, अब हमेशा रोड सीधे थोड़ी होगा, रोड टेढ़ा भी हो सकता है। अभी अपना डुकाटी लेके कुछ ऐसे जा रहा है बी से, तो इसको भी ए कुछ मोशने में दिखेगा और कुछ, और बी किस में भी दिखेगा, बी भी इसको मोशन में दिखेगा, और डायरेक्शन क्या होगा ये अभी आप जानो कि इसको ये दिखेगा, ए भी मोशन में दिखेगा और बी भी क्या दिखेगा, मोशन में दिखेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर के पोजीशन को चेंज करने से कैसे सिचुएशन बदल रहा है, ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है। देखिए ना आगे कभी जाएगा जाते हुए दिखेगा, कभी पीछे जाते हुए दिखेगा, कभी रेस्ट पे दिखेगा, कभी मोशन पे दिखेगा। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप ऑब्जर्वर को बदल रहे हो, आपका सिचुएशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो क्या बताइए ये सवाल पूछना जायज नहीं है कि भाई आपका ऑब्जर्वर कौन सा है। अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे तो कैलकुलेट कहाँ से करोगे, क्योंकि हर के लिए तो कैलकुलेशन अलग अलग होगा ना, किसी को लगेगा पीछे जाते हुए वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, किसी को लगेगा आगे जाते हुए वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, किसी को लगेगा रुका हुआ तो वो उसके अकॉर्डिंग देखेगा। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ आपका बदल रहा है तो सिचुएशन बदल रहा है, और अगर सिचुएशन बदलेगा तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बदलेगा, आंसर में डिफरेंस आएगा। किसी को वेलोसिटी 0 दिखेगा, किसी को वेलोसिटी v दिखेगा, किसी को वेलोसिटी 3 भी दिखेगा, किसी को वेलोसिटी 2 भी दिखेगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं सिचुएशन को हम बदल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन बदलने से हमारा सॉरी ऑब्जर्वर के पोजीशन को बदलने से हमारा सिचुएशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इसलिए अगर कहीं पे भी मोशन या रेस्ट की बातें आती है, यानी कि स्टेट की बातें आती है, अगर आप किसी बॉडी के स्टेट को देखते हो तो कहाँ से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो इसके मैंने पहले लेक्चर में बता दिया, स्टेट का मतलब ये होता है मोशन या फिर रेस्ट में चेंज होना। इससे क्या पता चला कि अगर ये क्यों नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों नेसेसरी है, बिकॉज ऑन चेंजिंग द ऑब्जर्वर, ऑन चेंजिंग द ऑब्जर्वर, ऑन चेंजिंग द ऑब्जर्वर द situation gets changes and hence इसलिए hence the calculation will be different in different cases, मतलब अलग अलग केस में क्या आएंगे, कैलकुलेशन अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि सिचुएशन बदल रहा है जैसे ही आप ऑब्जर्वर को चेंज कर रहे हो। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 3 और ऑब्जर्वर 4 में कौन गलत है और कौन सही है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं
कि विच ऑफ दी, क्योंकि भाई बोलोगे यार ये रुका हुआ है, ये चल रहा है, तुम बोल रहा है रुका हुआ है, तुम बोल रहा है तो चल रहा है, हमको तो दिखा हुआ दिख रहा है कल है, वो बोलेगा ना दोनों रुकल है, वो बोलेगा ना ना दोनों इतना तेजी से चल रहा है। क्या बोल रहा है तुमने, तुम्हारे लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है, कौन सही है कौन गलत है। अब सब दोस्तों में लड़ाई कर, ये मान लीजिए आप पांचों दोस्त है, पांचों चारों दोस्त है, चारों में लड़ाई करने लगे, तुम गलत बोल रहा है, नहीं तुम गलत बोल रहा है, तुम गलत बोल रहा है, नहीं रे तुम गलत बोल रहा है, तो सही क्या है, सही क्या है। अगर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑब्जर्वर, विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑब्जर्वर, ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक चार दोस्त हो तो आपको तो अपने कंफ्यूजन आएगा ना, अरे भाई तुमको क्या लग रहा है रे, अरे हमको तो कुछ और ही लग रहा है, कौन से बात कर रहा है सब दूसरे तुमको, अरे हम तो देख रहे हैं दोनों रुकले है रे, रुकल है, हमको दिख रहा है चलते हुए, तुमको दिख रहा है रुकल है, ये कैसे हो गया, सब ऑब्जर्वर में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वर इज रॉन्ग, इसका जवाब जानते होंगे क्या होगा, इसका जवाब होगा नो ऑब्जर्वर इज रॉन्ग, नो ऑब्जर्वर इज रॉन्ग, all are correct, all are correct in their respective situation, अपने अपने रेस्पेक्टिव सिचुएशन में सब क्या है सही है। मतलब ऑब्जर्वर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ऑब्जर्वर 1 भी सही है, ऑब्जर्वर 2 भी सही है, ऑब्जर्वर 3 भी सही है, ऑब्जर्वर 4 भी सही है, सब अपने अपने सिचुएशन में। अभी मैं सिचुएशन वर्ड का यूज कर रहा हूं, बाद में मैं इसी सिचुएशन वर्ड को एक वर्ड से रिप्लेस कर दूंगा, अभी मैं सिचुएशन वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपके लिए और आसान बने चीजें। सब ऑब्जर्वर अपने अपने सिचुएशन में सही है, सब सही है, और ये हमारे नेचर का ही एक फंडामेंटल रूल है। अगर ऑब्जर्वर का सिचुएशन बदलता है तो उसको एक सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है ना आपका, ये क्या है आपका एक सिचुएशन है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन सॉरी अगर आपका एक ऑब्जर्वर का सिचुएशन बदलेगा, सिचुएशन यानी क्या, अगर आपका ऑब्जर्वर का पोजीशन बदलेगा तो उसको सेम सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में या डिफरेंट सिचुएशन के रूप में दिखाई देगा। आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो आपका रेस्ट है, जो आपका मोशन है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने क्या कहा इसको समझते हैं आप, यहाँ से क्या समझे, पहले इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आप लिख लो, नहीं तो बोलोगे सर इतना तेजी से भाग रहे हैं। थोड़ा सा इस बात को पचाओ और आराम से समझने की कोशिश करो, और क्यों हो रहा है हर चीज का रीजन जानने की कोशिश करो, क्वेश्चन एराइज करने की कोशिश करो। अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या पता चला, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि रेस्ट और मोशन, कोई चीज रेस्ट में है और कोई चीज मोशन है में है, आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है फिक्स, मतलब हर जगह के लिए, हर चीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए फिक्स। मतलब जो आपका रेस्ट है, जो मोशन है, वो फिक्स नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स, कौन, रेस्ट और मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि आखिर भाई ऑब्जर्वर का स्थिति क्या है, ऑब्जर्वर का स्टेट क्या है, ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि जो आपका रेस्ट है और मोशन है वो दो अलग अलग चीज नहीं है। किसी को आप रेस्ट बोल सकते हो, उसी को कोई मोशन बोल सकता है। मैंने क्या बोला, इसको समझते हैं, रेस्ट या मोशन दो अलग अलग चीज नहीं है। अगर कोई अगर कोई खास ऑब्जर्वर
खास ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? जो सिचुएशन को देखता है उसी को हम ऑब्जर्वर बोलते हैं ना। अगर कोई खास ऑब्जर्वर किसी को यानी कि किसी पार्टिकल या किसी बॉडी को किसी को रेस्ट में बोलता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा ऑब्जर्वर उसको रेस्ट में बोले। ये ऑब्जर्वर यानी कि दूसरा, ये ऑब्जर्वर उसी सेम सिचुएशन को मोशन में बोल सकता है, मोशन में बोल सकता है। मतलब रेस्ट या मोशन कोई खास चीज नहीं है। मतलब आप किसी को रेस्ट पे बोल दोगे, किसी को मोशन पे बोल दोगे, वो कोई खास या कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। तो रेस्ट या मोशन अलग नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को रेस्ट में बोलता है तो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ऑब्जर्वर उसको रेस्ट में बोले। शायद वो दूसरा ऑब्जर्वर उसको मोशन में बोल सकता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं। ये चीज इसके लिए तो रेस्ट में है, पर यही चीज इसके लिए क्या है, मोशन में है। तो देखिए ये ऑब्जर्वर इसको किस में बोल रहा है, मोशन में बोल रहा है। तो रेस्ट या मोशन ना ही दोनों अलग अलग चीज है और ना ही दोनों एब्सोल्यूट चीज है। दोनों जो है ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के पोजीशन पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इतना बात आपको समझ में आ रही है ना? आई होप आपको ये दो चीज क्लियर हुआ होगा। पहला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉल इन द एबव एग्जांपल इज एट रेस्ट। ये कैसा क्वेश्चन है, ये एक मीनिंगलेस क्वेश्चन है, मीनिंगलेस क्वेश्चन। क्योंकि यहां पे क्या नहीं दिया गया है, क्योंकि यहां पे ऑब्जर्वर के बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि ऑब्जर्वर के बारे में नहीं बताया गया है। अब आप पूछोगे सर क्या जरूरी है ऑब्जर्वर का, नहीं लेंगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा क्या? तो देख लो गड़बड़ी कैसे नहीं होता। आप जैसे ही ऑब्जर्वर को बदल रहे हो, सिचुएशन एक ही सिचुएशन सबको अलग अलग तरीके से दिख रहा है। वाह क्या हो गया, ऑब्जर्वर तो बहुत काम का चीज है रे। अगर इसको भूल जाएंगे तो मेरा कांड हो जाएगा, सब कुछ खराबे हो जाएगा। जी हाँ, ऑब्जर्वर एक बहुत नेसेसरी और बहुत इंपॉर्टेंट केस है या होना चाहिए। जब कभी भी आप किसी के स्टेट को देख रहे हो, यानी कि रेस्ट या मोशन को देख रहे हो, तो रेस्ट या मोशन को एग्जामिन करने के लिए ऑब्जर्वर का बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑब्जर्वर के चेंज होने से एक ही सिचुएशन अलग अलग प्रकार से दिख सकता है। यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि ऑब्जर्वर क्यों जरूरी है। जब तक ऑब्जर्वर नहीं होगा तब तक रेस्ट या मोशन डिफाइन ही नहीं होगा। ये भी चलिए लाइन लिख लेते हैं, मैंने क्या बोला अगले स्लाइड में। जब तक ऑब्जर्वर, देखिए मैं आपको चीजों को बहुत सिंपल करना चाहता हूं और कुछ नहीं। जब तक ऑब्जर्वर फिक्स नहीं होगा या डिफाइन, जब तक ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं होगा तब तक रेस्ट या मोशन का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना? जब तक रेस्ट, क्या कहते हैं, जब तक ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं होगा कि भाई ऑब्जर्वर कौन है ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन देख रहा है, तब तक क्या होगा, तब तक आपका डिफाइन नहीं होगा क्या, रेस्ट या मोशन डिफाइन नहीं होगा।
बात समझ में आ रही है? तब तक आपका रेस्ट या मोशन डिफाइन नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रेस्ट या मोशन दो अलग अलग चीज नहीं है। रेस्ट या मोशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर बदलेगा तो रेस्ट, कोई चीज रेस्ट पे है वो मोशन में दिख सकता है, कोई चीज मोशन में है वो रेस्ट पे दिख सकता है। और हमने देखा कि ऑब्जर्वर को चेंज होने से सिचुएशन अलग अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर सिचुएशन पे इफेक्ट डाल रहा है। और अगर ऑब्जर्वर सिचुएशन पे इफेक्ट डाल रहा है तो हमें ऑब्जर्वर को ध्यान में रखना होगा। अगर कोई चीज किसी पे इफेक्ट डालता है तो उसका भी ना ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो उसका ध्यान नहीं रखोगे या काम करने। एक चीज बताओ, मान लेते हैं कि आप कहीं पे जंग लड़ने गए, आपको पता है कि वहां पे सेनापति भी युद्ध में आ रहा है, तो क्या सेनापति को दिमाग से उतार के प्लानिंग बनाओगे क्या? ये प्लानिंग इसके हिसाब से नहीं करोगे कि हाँ यार सेनापति भी आ रहा है, उसको भी ध्यान में रख के चलना होगा। अगर उसको ध्यान नहीं दोगे तो शायद आप युद्ध हार सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप ऑब्जर्वर इफेक्ट डाल रहा है सिचुएशन पे, तो आपको ऑब्जर्वर भी ध्यान में रख के चलना होगा कि भाई ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग डिफाइन करो। ऐसे हम नहीं बताएंगे, हम डर गए, हम नहीं बताएंगे। कोई तुमसे पूछे कि बताओ रेस्ट में या मोशन, बोलो नहीं नहीं ऐसे नहीं बताएंगे, पहले बताइए ऑब्जर्वर कौन, नहीं तो आप हम गलत कर दीजिएगा तो, और आप गलत होगे। और तीसरा चीज हमने सीखा कि बताइए क्या कोई ऑब्जर्वर गलत है क्या? नहीं, हर ऑब्जर्वर अपने अपने जगह सही है। बात समझ में आ रही है ना? हर ऑब्जर्वर अपने अपने जगह क्या है, सही है। ये था छोटा सा रेस्ट और मोशन के बारे में समझ, जो आपको ज्ञात होनी चाहिए। दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में किसी चीज को अगर आप बोलते हैं ये रेस्ट पे है या ये मोशन पे है, तो सबसे पहले ये फिक्स कर दीजिए कि ऑब्जर्वर कौन है, कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है, इसको फिक्स करिए। इसको फिक्स करिए तब बोलिए। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? सबके लिए सिचुएशन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ये क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ कि यार, तभी से मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वर का पोजीशन, ऑब्जर्वर का सिचुएशन, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सुनने के में। इसी चीज को फिजिक्स में एक नाम दिया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वर का सिचुएशन कहिए, ऑब्जर्वर का सिचुएशन कहिए या पोजीशन कहिए। ऑब्जर्वर का सिचुएशन या पोजीशन को फिजिक्स में एक खास टर्म से डिफाइन किया गया, खास टर्मोलॉजी से डिफाइन किया गया है, टर्मोलॉजी से डिफाइन किया गया है। मतलब आपको ये नहीं बोलना है कि ऑब्जर्वर का सिचुएशन क्या है, आपको ये नहीं बोलना है कि ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है, आपको क्या बोलना है ये देखिए, किया गया है। अब सवाल उठा वो क्या है, वो खास चीज क्या है? तो वो खास चीज है, आने वाला खास चीज थोड़ा लेट से आता है। ऑब्जर्वर के सिचुएशन या पोजीशन आपको नहीं बोलना है कि भाई ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है, ऑब्जर्वर का सिचुएशन क्या है। आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है, फिजिक्स में या कहीं मैथ्स में भी अगर यूज हो रहा है तो आपको ये बोलना है कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है। जी हाँ, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, क्या बोलना है कि ऑब्जर्वर इस फ्रेम में है, इस फ्रेम में है। मतलब जहां से वो देख रहा है वो फ्रेम कौन सा है, तो ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है। मतलब यहां से क्या समझ में आया, जो हम लोग आज तक पोजीशन या सिचुएशन बोलते थे उसको क्या बोला जाता है फिजिक्स में, यही सिचुएशन या पोजीशन को फिजिक्स में क्या बोला जाता है, फिजिक्स में बोला जाता है फ्रेम। मतलब आपका ऑब्जर्वर के फ्रेम पे डिपेंडेंट होगा, मतलब आपका रेफरेंस फ्रेम कौन सा है। अब समझिए बात को, पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर किया था रेफरेंस पॉइंट के बारे में कि रेफरेंस पॉइंट से ही कोई चीज कैलकुलेट होता है। अब हम लोग देख रहे हैं रेफरेंस फ्रेम के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया ना, सबसे पहले क्या समझ में आया, सबसे पहले ये समझ में आया ऑब्जर्वर का सिचुएशन क्या है या पोजीशन क्या है, ये नहीं बोलना है फिजिक्स में। आपको ये बोलना है कि ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है। चलिए इसको और थोड़ा सा डीपली देखते हैं। मतलब हमको देखना है कि रेफरेंस फ्रेम कौन सा है आपका ऑब्जर्वर का, रेफरेंस
फ्रेम मतलब किसके रिस्पेक्ट में तुम बोल रहा, आखिर ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है, कौन से रेफरेंस फ्रेम में, किसको तुम कौन से फ्रेम को रेफरेंस लेके बोल रहा है। तुम जैसे कि एज फॉर एग्जांपल तुम इस सिचुएशन को, जैसे कि मैं पीछे आकर आपको समझाता हूं, इस सिचुएशन को तुम कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में, किस फ्रेम को अपना रेफरेंस बना के, जैसे कि तुम नहीं कहते हो कि जैसे स्कूल में लड़ाई करते हो तो पापा को रेफरेंस बना के जाते हो ना कि सर पापा को मैं अपना मतलब उत्तरदायी बना के आया हूं लेके, उसी प्रकार इस सिचुएशन को आप कौन से रेफरेंस फ्रेम से, किस फ्रेम को, यानी कि किस सिचुएशन को आपने अपना रेफरेंस बनाया। जैसे कि रेफरेंस बुक मतलब क्या होता है, फिजिक्स खाली से पढ़ते हैं रेफरेंस बुक पढ़ने जाने से, रेफरेंस बुक मतलब क्या है, सहयोगी बुक, सहयोगी बुक। उसी प्रकार इस सिचुएशन को, इसको रेस्ट में बोलना, इसको मोशन में बोलना, आखिर इसको बोलने के लिए तुम्हारा सपोर्ट करने वाला फ्रेम कौन है, तुम्हारा सहयोगी फ्रेम कौन है। तो तुम बोलोगे सर ऑब्जर्वर यहाँ पे ये एक रेफरेंस फ्रेम है सर, ये एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम है सर, ये एक तीसरा सहयोगी है सर, ये क्या है, चौथा सहयोगी है। तो आपका जो ऑब्जर्वर होता है वो कहाँ पे होता है, ऑब्जर्वर की सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स में, ऑब्जर्वर किस रेफरेंस फ्रेम में है, इस रेफरेंस फ्रेम में वो है, वही बतलाता है ऑब्जर्वर के सिचुएशन को। मैंने क्या बोला, इसको मैं लिखता हूं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इस सिचुएशन में है, सिचुएशन में है, ये बतलाने के लिए, बतलाने के लिए हम लोग रेफरेंस फ्रेम की, रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या होता है, सहयोगी, स्पेलिंग अपना देख लेना, सहयोगी यानी कि रेफरेंस फ्रेम की सहायता लेते हैं, सहायता लेते हैं। मतलब ऑब्जर्वर का सिचुएशन क्या है वो अगर बतलाना हो तो हम क्या बताएंगे, ऑब्जर्वर कौन से रेफरेंस फ्रेम में है, ऑब्जर्वर कौन से रेफरेंस फ्रेम में है, आपका ऑब्जर्वर कहाँ रहता है, ऑब्जर्वर एक रेफरेंस फ्रेम में रहता है। और सिचुएशन जो है किस पे डिपेंड करता है, यहां से तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि रेस्ट और मोशन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किस फ्रेम को आप रेफरेंस लेके बात कर रहे हो, इसको ये भी कहा जा सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किस फ्रेम को आप रेफरेंस लेके बात कर रहे हो, इस बात पे आपका डिपेंड करता है क्या, रेस्ट और मोशन। जैसा कि पीछे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि इस फ्रेम को अगर आप रेफरेंस मान के बात कर रहे हो, अगर इसको आप फ्रेम नंबर 1 बोलो, इसको आप फ्रेम नंबर 2 बोलो, इसको आप फ्रेम नंबर 3 बोलो और इसको आप फ्रेम नंबर 4 बोलो, तो किस फ्रेम को आप रेफरेंस लेके बोल रहे हो वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। ये आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सही ढंग से तो ये क्या है आपका, ये है रेफरेंस फ्रेम 1, ये है आपका रेफरेंस फ्रेम 2 और ये है आपका रेफरेंस फ्रेम 3 और ये है आपका रेफरेंस फ्रेम 4। मतलब किसी सिचुएशन को आप किस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो वो सिचुएशन उस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उस हर अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग ऑब्जर्वर होता है। या तो इसको आप उल्टा भी कह सकते हो, हर ऑब्जर्वर का अपना अपना एक रेफरेंस फ्रेम होता है। बहुत खूबसूरत लाइन बोला है मैंने, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हर ऑब्जर्वर का, हर ऑब्जर्वर का, हर ऑब्जर्वर का अपना, अपना रेफरेंस फ्रेम
होता है। अगर आपका रेफरेंस फ्रेम बदलेगा यानी ऑब्जर्वर बदलेगा, अगर आपका ऑब्जर्वर बदलेगा तो सिचुएशन क्या होगा, बदलेगा। यहाँ की आप क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर ऑब्जर्वर अगर चेंज होगा तो इससे क्या पता चला कि रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ, चेंज हुआ। अगर अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज हुआ तो सिचुएशन में गेट चेंज, सिचुएशन में। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या पता, एक चीज बताइए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहां दे रहा हूं कि जैसे कि मान लीजिए एक केस ये है और सेम वही केस है, एक केस ये है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर वन उसका फ्रेम है कि ये ऑब्जर्वर यहाँ रुका हुआ है, और एक दूसरा ऑब्जर्वर है यहीं पे जो कि है तो बाइक पे, है तो बाइक पे, पर ये भी ऑब्जर्वर रुका हुआ है। तो बताइए, एक तो बाइक पे है और दूसरा क्या है, दूसरा ग्राउंड पे है। तो दोनों के लिए सिचुएशन क्या होगा, दोनों के लिए सिचुएशन क्या होगा, सेम होगा। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं यार कि रेफरेंस फ्रेम दोनों का सेम, सिचुएशन क्या है दोनों का, सिचुएशन क्या है दोनों के लिए सेम, और रेफरेंस फ्रेम भी क्या है। देखिए लग तो दोनों अलग लग रहा है, एक गाड़ी पे चल रहा है, एक उससे कोई मतलब नहीं है। रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर का अगर सेम स्टेट, अगर ऑब्जर्वर का स्टेट सेम है, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसका स्टेट, उसका स्थिति सेम है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखिए ये ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड क्या है, ये रेस्ट में है, और ये ऑब्जर्वर भी ग्राउंड पे नहीं है, पर ये ऑब्जर्वर बाइक पे, और बाइक अगर रेस्ट पे है, ग्राउंड भी अगर रेस्ट पे है, तो ये ऑब्जर्वर भी किस पे है, रेस्ट पे ही है ना। तो इसके लिए हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि रेफरेंस फ्रेम इसका सेम ही है, रेफरेंस फ्रेम सेम है। दिखने में अलग अलग लग रहा है पर रेफरेंस फ्रेम सेम है। अगर इसको डीप विद इन आप सोचिएगा तो सिचुएशन में क्या, सिचुएशन ऑलवेज चेंज होगा जब रेफरेंस फ्रेम चेंज होगा। यहां पे रेफरेंस फ्रेम चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम का देखने का तरीका बस बदला है, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम आपका चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है ये अपना जो है इस पे अपना जो है ये चलने लगा इधर, तब रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम बदल गया है। लेकिन अगर आपका रेफरेंस फ्रेम बदलेगा तो सिचुएशन चेंज होगा, सिचुएशन आपका क्या होगा, चेंज होगा। और आप यहां से ये भी देख रहे हैं कि रेफरेंस फ्रेम किस बात पे डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम अलग होगा या फिर सेम होगा, रेफरेंस फ्रेम डिपेंड करता है स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर पे, डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। आखिर ऑब्जर्वर का स्टेट क्या है, और एक फ्रेम को तो फिक्स रखना पड़ता है। जैसे कि एक चीज बताइए, ये ऑब्जर्वर रेस्ट, अब आप सवाल उठा देगा सर ये रेस्ट पे है, ये बात तो सर कोई, ये बात भी तो कोई दूसरे फ्रेम से देख के बोलना होगा ना। तो जी हाँ, देखिए ऐसे में हमेशा जो है ना आपके दिमाग में एक फ्रेम पहले पहले रहेगा। जैसे कि आप बोलोगे अपने आप को मैं रेस्ट में, भाई किसके रिस्पेक्ट में, कैसे तूने बोल दिया रेस्ट में, तू एब्सोल्यूट है क्या, कैसे मान लिया कि तू रेस्ट में है। तो आपके दिमाग में एक फ्रेम है, अरे एक जगह से तो स्टार्ट करना होगा ना यार, नहीं स्टार्ट करोगे जैसे मुझे लूप बन जाएगा। तुम बोलोगे मैं रेस्ट में, मैं पूछूंगा तुम किसके रिस्पेक्ट में, अब मैं बोलूंगा मैं रेस्ट में, अब मेरे से कोई पूछ देगा तुम किसके रिस्पेक्ट, उससे कोई पूछ देगा, उससे कोई पूछ देगा, उससे कोई पूछ देगा, उससे कोई पूछ देगा, ये एक लूप बन के रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना होगा ना। तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राउंड फ्रेम को मान के, मान लेते हैं ग्राउंड फ्रेम रेस्ट है, वहीं से सब कुछ को ऑब्जर्व करते हैं। ग्राउंड फ्रेम रेस्ट है, उस पर गाड़ी चला दी तो मूविंग फ्रेम हो गया, रुके हुए हैं तो रेस्ट फ्रेम हो गया। तो एक कहीं ना कहीं से आपको स्टेट मतलब क्या कहते हैं स्टार्ट करना होता है। और आपका रेफरेंस फ्रेम किस बात पे डिपेंड करता है, आपका रेफरेंस फ्रेम डिपेंड करता है किस चीज पे, स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर पे, यानी कि ऑब्जर्वर का स्टेट क्या है उस बात पे वो डिपेंड करता है। और आप स्टेट का मतलब समझ रहे हो, उसका स्थिति, ऑब्जर्वर रुका हुआ है कि ऑब्जर्वर चल रहा है। अब आप बोलोगे सर रुका हुआ है या चल रहा है, ये भी तो एक फ्रेम पे बात डिपेंड करता है। तो मैंने अभी बोला कि एक ना एक जगह से तो स्टार्ट करना होगा ना बाबू, नहीं तो घुरी आते रह जाओगे। वैसे तो ये नेचर का एक फंडामेंटल रूल है कि फ्रेम फ्रेम ही फ्रेम है, हर जगह फ्रेम ही फ्रेम है, हर चीज फ्रेम पे ही डिपेंड करता है। एक ना एक जगह से कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली कुछ नहीं है,
ऑब्जर्वर के सिचुएशन को दिखाने के लिए जो एक नाम, एक वर्ड, एक फ्रेज यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? आपको ये पता चल गया जो आपका रेस्ट है और जो आपका मोशन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर किस रेफरेंस फ्रेम में है। अगर ऑब्जर्वर का रेफरेंस फ्रेम चेंज होता है तो आपको सेम सिचुएशन अलग अलग प्रकार से दिख सकता है। क्या बताइए, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर गलत है क्या? हर ऑब्जर्वर अपने अपने रेफरेंस फ्रेम में क्या है, सही है, वो कोई गलती नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेस्ट और मोशन को समझने का फिजिक्स क्या है। बात समझ में आ रही है ना? रेस्ट और मोशन को समझने का फिजिक्स क्या है, कि क्या कैसे कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्या समझेंगे कि रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है, इसका फील क्या होता है, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और हर ऑब्जर्वर का अपना अपना क्या होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है ना? ऑब्जर्वर आपने बदला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बदल जाएगा। दो ऑब्जर्वर का अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब तक सेम होगा जब तक उस ऑब्जर्वर का क्या होगा, स्टेट सेम होगा। जैसे कि आप यहाँ पे दो केस में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका और इसका क्या है, स्टेट सेम है। दोनों किस में है, दोनों रेस्ट में। अगर हम लोग मान के चले कि ग्राउंड रेस्ट में है तो अगर दोनों रेस्ट में है तो दोनों भले ही गाड़ी चेंज कर गया, हेलीकॉप्टर पा गया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर दोनों का स्टेट सेम है, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा। और अगर दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा तो सिचुएशन भी दोनों का क्या होगा, रिजल्ट भी दोनों को सेम दिखेगा। रिजल्ट भी कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा, सेम दिखेगा अगर दोनों का रेफरेंस फ्रेम सेम होगा। फिर इसके लिए रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया, बदल गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई साहब एक रेफरेंस फ्रेम नामक वर्ड आया, एक फ्रेज आया जो कि डिफाइन करता है ऑब्जर्वर के स्टेट को, कि ऑब्जर्वर किस स्टेट में है वो उसका रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। अब देखिए, ये रेफरेंस फ्रेम जो है ना, ये एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है, एक फील वाला चीज है। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखिएगा तो पता है रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली। अब फिजिक्स बोला मैथ से कि देखो, हम तो ये समझ गए कि ऑब्जर्वर जो होता है ना, इस फ्रेम में है, सिचुएशन उस बात पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम को बदल दोगे तो आपका सिचुएशन बदल सकता है। इस रेफरेंस फ्रेम को भाई क्या बोले, इसको मतलब रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। इसको दिखाएंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि ड्रॉ द फिगर ऑफ रेफरेंस फ्रेम। आए सर, ये क्या होगा? हम एक क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे खटाक से, देखो कि ड्रॉ द फिगर ऑफ रेफरेंस फ्रेम। भाई रेफरेंस फ्रेम कैसा दिखता है, हमको थोड़ा चेहरा दिखाओ तो। रेफरेंस फ्रेम मतलब जैसे बोला ना कि इसका एक अपना रेफरेंस फ्रेम है, जैसे तूने बोला ना कि इसका R1 रेफरेंस फ्रेम है, इसका भी R1 रेफरेंस फ्रेम होगा, और इसका क्या होगा, कुछ R2 रेफरेंस फ्रेम होगा। तो हमको बताओ तो ये R1 कैसा दिखता है, ड्रॉ द फिगर ऑफ रेफरेंस फ्रेम। बोलोगे हो वाह सर, में तुम क्या बना दोगे, में तुम एक स्माइली बना दोगे। में तुम क्या बना दोगे, स्माइली बना दोगे। बोलोगे अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिए सर, कि हमसे क्या कैलकुलेट करवा लिए। तो चलिए अब इसको क्या बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमको ड्रॉ करो रेफरेंस फ्रेम, तो पता है आप क्या ड्रॉ करोगे, रेफरेंस फ्रेम। मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप जानते हो ना रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट होता है वो पॉइंट जिसके अबाउट हम लोग किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, वो फ्रेम जिसके अबाउट हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। रेफरेंस फ्रेम, reference frame is a frame, is a frame about which we observe any सिचुएशन, किसी सिचुएशन को जो ऑब्जर्व करते हैं जिस फ्रेम से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम। तो ये तो हो गया इसका फिजिकल सेंस। लेकिन अगर मैथ से बोलेगा यार हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, मैंने बोला है कि जब आप समझते हो तो फिजिक्स पढ़, लिखते हो तो मैथ्स बनने लगता है। तो फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथ्स है। तो भाई रेफरेंस फ्रेम को ड्रॉ कैसे करोगे, तो जो आपका रेफरेंस फ्रेम है ना, जो आपका रेफरेंस फ्रेम है ना, ये मैथ के पास गया। मैथ बोला कि हम तुमको क्या देते हैं, हम तुमको देते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम।
जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हो ना, वही अपना एक रेफरेंस फ्रेम है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से कोई चीज कैलकुलेट होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। अब आपको यहाँ से क्या पता चला, जो आप ये रंगीला रंगीला फिगर देखते हो, यही आपका क्या है, फ्रेम है। यही आपका क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। यानी कि हम लोग अगर ये जान गए हैं कि रेफरेंस फ्रेम को एक और नाम से बोला जाता है कोऑर्डिनेट फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि एवरी ऑब्जर्वर हैज इट रेफरेंस फ्रेम, इट मींस एवरी ऑब्जर्वर हैज इट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि एवरी ऑब्जर्वर हैज इट्स reference frame so that, इसलिए every observer has its coordinate system मतलब जो भी ऑब्जर्वर है उस हर ऑब्जर्वर के पास अपना अपना क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। जैसे कि हम लोग पिछला ही एग्जांपल लेते हैं, ये आपका पहला सिचुएशन हो गया, ये आपका दूसरा सिचुएशन हो गया। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर 1 था, ये ऑब्जर्वर क्या था, ग्राउंड पे ऐसे करके खड़ा था। एक ऑब्जर्वर था आपको ग्राउंड पे ही, पर वो बाइक पे क्या था, चल रहा था, इधर चल रहा था। एक ऑब्जर्वर था ग्राउंड पे ही, पर वो किधर चल रहा था, वो चल रहा था पीछे, वो चल रहा था पीछे। और एक ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे ही था और वो चल रहा था एक वेज पे। किस पे चल रहा था, एक वेज पे आगे की तरफ चल रहा था। तो हर ऑब्जर्वर के पास अपना अपना क्या होता है, अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ई ऑब्जर्वर के कपार में अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा हुआ है, ई ऑब्जर्वर के गाड़ी में अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि जिस रफ्तार से गाड़ी चल रहा है उसी रफ्तार से ऑब्जर्वर चल रहा है। तो इसका हर पार्ट एक ही आप यहाँ पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। इसका हर पार्ट सेम मोशन कर रहा है, एवरी पार्ट हैज सेम सिचुएशन। सब पार्ट आप गाड़ी के साथ लगाओ या ऑब्जर्वर के साथ लगाओ, ये ऑब्जर्वर का अपना एक रेफरेंस फ्रेम होगा, यानी कि अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। इस ऑब्जर्वर का अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। मतलब हर ऑब्जर्वर अपने साथ क्या लेके कूदता है, हर ऑब्जर्वर अपने साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके कूदता है। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ आके बैठ गया तो ई ऑब्जर्वर का भी अपना क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ आके बैठ गया तो इस ऑब्जर्वर का भी अपना क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। यानी कि हर ऑब्जर्वर का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसका क्या मतलब कि हर ऑब्जर्वर का अपना क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। और अगर कोई चीज हमें कैलकुलेट करना रहता है तो वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट से। और उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और अगर किसी चीज को ऑब्जर्व करना रहता है तो हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रेफरेंस फ्रेम से। और उस रेफरेंस फ्रेम को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। मतलब हम लोग ओरिजिन पे बैठ जाते हैं और कोई सिचुएशन को देखते रहते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर सबका ओरिजिन पे बैठल है, सिचुएशन को देख रहा है, ओरिजिन पे बैठल है, सिचुएशन को देख रहा है। ऑब्जर्वर इसका यहाँ बैठल है, इसका ऑब्जर्वर यहाँ बैठल है, यहाँ बैठल है, इसका ऑब्जर्वर यहाँ बैठल है, इसका ऑब्जर्वर यहाँ बैठल है। सबका ऑब्जर्वर ओरिजिन पे अपना बैठ गया अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये था आपका रेस्ट और मोशन के बारे में। रेस्ट और मोशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। किन्हीं किन्हीं बातों पे जो डिपेंड करता है तो क्यों डिपेंड करता है, क्यों ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए कुछ कुछ टर्म को डिफाइन किया, जैसे कि रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम। अब इसी रेफरेंस फ्रेम को अगर कहे ड्रॉ करने के लिए तो आप क्या ड्रॉ करिएगा, यू विल ड्रॉ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रेफरेंस फ्रेम तो क्या ड्रॉ करेगा, यू विल ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप क्या ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करोगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मतलब आपने देख लिया कि अगर मेरे को रेफरेंस फ्रेम दिखाना होगा, यार ये रेफरेंस फ्रेम में, ये ऑब्जर्वर इस रेफरेंस फ्रेम में,
यार ये ऑब्जर्वर इस रेफरेंस फ्रेम में, यार वो ऑब्जर्वर उस रेफरेंस फ्रेम में। तो हर ऑब्जर्वर का अगर अपना अपना रेफरेंस फ्रेम दिखाना है तो हर ऑब्जर्वर के पास आप क्या क्या ड्रॉ कर दो, हर ऑब्जर्वर के पास आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते जाओ। जितने हर ऑब्जर्वर जितना ऑब्जर्वर उतना कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि उतना कोऑर्डिनेट फ्रेम, और जितना ऑब्जर्वर उतना कोऑर्डिनेट सिस्टम और उतना ओरिजिन। बात समझ में आ रही है? तो हर ऑब्जर्वर का अपना अपना रेफरेंस फ्रेम होता है, यानी कि अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ से आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं किसके बारे में? यहाँ से आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं रेस्ट और मोशन के बारे में, कि यूनिवर्स में हर चीज, अगर आप किसी को रेस्ट बोलते हो या मोशन बोलते हो तो सबसे पहले ये फिक्स करो कि आपका ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होगा वो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका था रेस्ट और मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम देख लेता हूँ। मे बी एक टेक्निकल प्रॉब्लम अगर अकर हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सही है, हमारा सब सिस्टम सही है, कोई इशू नहीं है, हमारा सब सिचुएशन सही चल रहा है। ठीक ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक क्या है। मैंने बोला था ना, दूसरा चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि आखिर मोशन के टाइप क्या क्या है। अभी आपको पता चल गया है कि मोशन मोशन नहीं है, मोशन तो रेस्ट भी बन सकता है। डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है। तो चलिए अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग? अगर लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन, अगर किसी चीज को मोशन में लिख रहे हैं और उसका मोशन का प्रकार देख रहे हैं तो पक्का यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ऑब्जर्वर यहाँ पे फिक्स्ड है। और मैंने आपको बोला है कि जनरली ऑब्जर्वर क्या लेते हैं हम लोग? अर्थ पे लेते हैं। अर्थ यानी कि रेस्ट पे है, यानी कि ये क्या होता है आपका जनरली? जनरली आपका ऑब्जर्वर कहाँ होता है? अर्थ पे होता है, यानी कि रेस्ट पे होता है। तो आपका ऑब्जर्वर क्या है? फिक्स है। बात समझ में आ रही है ना? आपका ऑब्जर्वर क्या है? फिक्स है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें ना कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये फिक्स कर ले कि हाँ ये मोशन है। कोई चीज मोशन कब होगा? जब ऑब्जर्वर फिक्स होगा। तो आपने एक ऑब्जर्वर फिक्स कर लिया, हाथ खड़ा कर लिया, हम है ऑब्जर्वर, हम देख रहे हैं मोशन, चलो कोई दिक्कत नहीं। तुम देख रहा है तो मान लिए तुम ऑब्जर्वर है। एक चीज को तो मान के हर चीज को कैलकुलेट करना होगा ना। तो मान लिए कि ऑब्जर्वर सिचुएशन को मूव करते हुए, तो मोशन कितना टाइप का हो सकता है? अब देखिए, मोशन को अगर टाइप में बांटिएगा तो कोई ज्यादा ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपली समझ लो। तो अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोशन को देखते हैं, एक होता है, आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, आपको पता है। देखिए, अपना प्रकार आप लोग बुक में देखते रहेगा, ये सब चीज इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं। जो सीखने जैसा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन एक मोशन होता है। मतलब अगर आपका किसी को एक नाम और कहा जाता है, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, किसी को एक और नाम कहा जाता है शायद रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब क्या होता है कि इफ अ पार्टिकल, जो बुक में दिया जाता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे मोशन को हम लोग कहते हैं ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। ये पर इनकम्प्लीट, ये क्या है? इनकम्प्लीट। अब कैसे इनकम्प्लीट है ये समझते हैं। अब देखिए, ये जो बोले, ये क्या बोले हम? ये ऐसा बोले कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है फ्यूचर में हमेशा। तो वैसे पार्टिकल के मोशन को कैसा मोशन कहेंगे हम लोग? स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, या ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे, या रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। इससे जो खूबसूरत डेफिनेशन है वो ये देखिए, इफ एवरी पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी, ऑफ अ बॉडी
performs the same type of motion, same type of motion, then we can say that the body, मतलब वो बॉडी is in ट्रांसलेशन या रेक्टिलिनियर या कुछ भी बोलिए, ट्रांसलेशन मोशन। अब मैंने ये क्या बोला सर, आप ये क्या बकलोली वाला क्या क्या बोल दिए, पता ही नहीं चला। देखिए इसको ध्यान में रखिए, जैसे कि ध्यान में रखिए एक चीज को, मुझे बताइए एक चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा बात को। ये मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है एम मास का, आपने इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर इसी फिगर को मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये ब्लॉक तो ढेर सारा बॉडी से मिलके बना होगा, मतलब ढेर सारा पार्टिकल से मिलके बना होगा। अब एक चीज मैं आपको से पूछ रहा हूँ कि बताइए इसके एवरी पार्ट को देखिए, मान लेते हैं एक पार्ट ये चुन लीजिए, दूसरा पार्ट ये चुन लीजिए, तीसरा पार्ट ये चुन लीजिए, चौथा पार्ट ये चुन लीजिए, पांचवा पार्ट ये चुन लीजिए, छठा पार्ट ये चुन लीजिए, सातवां पार्ट ये चुन लीजिए। देखिए अगर इसका सभी पार्ट, करोड़ों पार्ट है इसमें आपको पता है, अगर इसका हर पार्ट सेम प्रकार का मोशन कर रहा है तो वो मोशन कैसा मोशन है, वो बॉडी किस मोशन में है, वो बॉडी है ट्रांसलेशन मोशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बॉडी का ये भी पार्ट इधर जा रहा है और उसी रफ्तार से जा रहा है, ये भी पार्ट इधर 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 जा रहा है। तो ये पूरा होल बॉडी किधर जा रहा है, ये पूरा होल बॉडी इधर मूव कर रहा है। तो बताइए किस प्रकार का मोशन में है, ये है आपका ट्रांसलेशन मोशन। अगर इस एक बॉडी का हर पार्ट सेम प्रकार का मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेम प्रकार का मोशन परफॉर्म करने का क्या मतलब, इसको यहां समझिए। अभी देखिए अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे एक चक्का है, बताइए चक्का का अगर आप ऐसे आगे ढकेलते हो, इस पे फोर्स लगा के रोल करते हो तो चक्का कैसे होता है, ऐसे रोल करता है। तो बताइए ये वाला बॉडी किधर जाएगा, ये वाला पार्टिकल देखिए आगे जाएगा, ये वाला पार्टिकल देखिए नीचे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल देखिए इधर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल देखिए इधर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल देखिए इधर जा रहा है। यहाँ पे हर पार्टिकल अलग अलग ढंग से जा रहा है। तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, क्योंकि तो यहाँ पे हर पार्टिकल का मोशन, एवरी particle has have different मोशन, सबका मोशन क्या है, अलग अलग है। तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। तो अगर आपका हर पार्टिकल एक बॉडी का स्ट्रेट लाइन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जाए कि नहीं, सेम प्रकार का मोशन होना चाहिए, सेम प्रकार का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो बॉडी किसमें है, ट्रांसलेशन मोशन। अब ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट था, इस चीज को समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक जार है, पास क्या है, एक जार है। आपने क्या किया, इस जार को ऐसे फेंक दिया, इस जार को कैसे फेंक दिया, इस जार को आपने ऐसे फेंक दिया, इस जार को आपने ऐसे फेंक दिया। बात समझ में आ रही है ना, इस जार को आपने क्या किया, इस जार को आपने ऐसे फेंक दिया। अब एक चीज मेरे को बताओ, अब देखो इस जार को, अगर ये एग्जांपल नंबर ए है, ये एग्जांपल नंबर बी है, इस जार को अगर आपने ऐसे फेंक दिया, बताइए यहाँ पे ये पार्टिकल कैसे जा रहा है, यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये भी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और ये भी पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ पे ये भी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये भी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये भी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये भी पार्टिकल ऐसे जा रहा है। आप जानते होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्या है आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या है, मोशन है। ये भी क्या है आपका, ये भी एक कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन ही है, ट्रांसलेशन मोशन ही है, मतलब ये भी एक ट्रांसलेशन मोशन ही है। ये बताना इसलिए जरूरी था, देखिए इसका इंपॉर्टेंस। अगर मैं आपको ये नहीं बताता और ये पूछता था, आप सीधे बोलोगे सर ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में सर नहीं जा रहा है, अरे घोंचू यही फंसा देगा एनटीएससी में। एनटीएससी में ऐसा एग्जाम्पल दे देगा या कुछ डिफरेंट प्रकार का एग्जाम्पल। अब देखिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब एग्जाम्पल कैसा भी, उसे क्या मतलब है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को चला दिया, कैसे सोच लेते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को चला दिया ऐसे, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे चला दिया। अब बताइए एक बॉल है जो कि ऐसे जा रहा है, ऐसे गया,
फिर ये बॉल ऐसे गया, फिर ये बॉल ऐसे गया, फिर ये बॉल ऐसे गया, फिर ये बॉल ऐसे गया। तो ये भी क्या है आपका ट्रांसलेशन मोशन है, पर कैसा मोशन है, कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। तो आपको ऑप्शन देके पूछेगा बताइए ट्रांसलेशन है बाबू, तो बोलिएगा हाँ सर है। क्यों है? क्योंकि अगर आपको कोई बॉडी को चेक करना हो ये बॉडी ट्रांसलेशन है या ट्रांसलेशन नहीं है, तो आप चेक करिए कि अगर उस बॉडी का हर पार्ट सेम प्रकार का मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये भी बॉडी इधर जाना चाहेगा, ये भी पार्ट इधर जाना चाह रहा है, ये भी पार्ट इधर जाना चाह रहा है। अगर सभी पार्ट एक ही प्रकार का मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बॉडी किसमें होगा, ट्रांसलेशन मोशन में होगा। और अगर नहीं कर रहे हैं जैसा कि इस केस में, तो वो ट्रांसलेशन मोशन में नहीं होगा। तो सर उसको क्या बोलेंगे, तो बहुत प्रकार का मोशन है, उसी में से एक मोशन ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रकार के मोशन की तरफ। दूसरा प्रकार का मोशन सिंपली समझ जाइए, रोटेशनल मोशन। अभी जो आप एग्जांपल देखे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन भी बहुत प्रकार का होता है, यानी कि जिसमें पार्टिकल डिफरेंट, मतलब एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन डिफरेंट मैनर, डिफरेंट मैनर में एवरी पार्टिकल मूव कर रहा है। या तो कह सकते हो किसमें, रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन is a type of circular motion about a fixed axis। अब ये मैंने क्या बिलायती बात बोल दिया, इसको समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास, देखिए मान लेते हैं कि आपके पास एक ये चक्का है, आपने क्या किया कि चक्का के बीच में एक, मतलब एक रॉड डाल के उसको फिक्स किया इसके बीच। अब आप क्या कर रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया, इसके अबाउट ये चक्का फिक्स है, और ये चक्का कैसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है ये चक्का। अब एक चीज बताइए मेरे को, ये चक्का का, अगर मैं इस चक्का की बात करूं, ये चक्का क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब बताइए ये कैसा कर रहा है, एक चीज बताइए, अगर मैं एक पॉइंट को देखूं तो बताइए ये पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है क्या? अगर मैं एक पॉइंट को बाहर निकालूं तो बताइए वो पॉइंट क्या कर रहा है, वो पॉइंट एक सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है क्या? फिर दूसरे पॉइंट को निकालो, वो पॉइंट क्या एक और सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है क्या? तो रोटेशनल मोशन में हर पॉइंट किस प्रकार का मोशन करता है, हर पॉइंट मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। और बताइए अगर इसी चक्का को आप ऐसे देखना चाहिएगा आंख के सामने, ये ऐसे चक्का है और एक्सिस कैसे है, निकलता हुआ है, ऐसे मान लीजिए ना, ऐसे एक्सिस निकलता हुआ है और ये यहाँ पे पीछे से है, तो ये आपका एक्सिस है। बताइए अगर मैं एक चीज बोलूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ पे हर पार्टिकल को देखिए, अब इस पार्टिकल को देखिए, देखिए ये पार्टिकल अगर ये चक्का ऐसे घूम रहा है, देखिए ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, ये पार्टिकल देखिए किधर जाना चाहेगा, ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा। तो सब पार्टिकल का क्या है, सब पार्टिकल का डायरेक्शन यानी कि टाइप ऑफ मोशन डिफरेंट हो रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भी बहुत प्रकार का होता है, प्योर वोर ये सब आपको आगे देखना है, सिंपली आप थोड़ा थोड़ा फील ले लीजिए रोटेशनल मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन का। ठीक है, अब देखिए ये फिक्स एक्सिस के बाद, ये एक्सिस आपका क्या है, ये एक्सिस है जो कि क्या है, फिक्स है। अब एक अनफिक्स एक्सिस क्या होता है, अभी जो आपने एक एग्जांपल देखा कि एक चक्का जो घूम रहा है, देखिए यहाँ पे एक्सिस भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब तक ये चक्का मूव करके यहाँ पे आएगा तो एक्सिस कहाँ आ चुका होगा, एक्सिस देखिए यहाँ पे आ चुका होगा। तो यहाँ पे एक्सिस फिक्स नहीं है, यहाँ पे एक्सिस क्या है, फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक्सिस फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हर पार्टिकल ये क्या है आपका रोल कर रहा है, इसको रोलिंग मोशन बोला जाता है। ये सब आपको उतना नहीं, बहुत प्रकार का मोशन है, मेनली इतना ही प्रकार का जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको आई होप ये समझ में आएगा रोटेशनल मोशन क्या होता है। तीसरा प्रकार का जो आप मोशन देख सकते हो, वो देख सकते हो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, देखिए ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस होता है पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। टू, देखिए ये सब चीज रटने वाला है यार, इसमें जो समझाने वाली बात है मैं बस वो आपको फिगर से एनालाइज कराता हूँ, अदरवाइज आप बुक में पढ़ो आपको चीजें समझ में बिल्कुल आ जाएगी। टू, और जब देखो ये सब चीज को आप अच्छे से समझोगे, जब आप साउंड मोशन वेव मोशन पढ़ोगे ना, तो वहां आप ऑसिलेटरी मोशन और बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ
पार्टिकल, अगर आपका पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी। जैसे कि समझ लीजिए कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है कभी इधर जाता है और कभी इधर जाता है, मतलब ये पार्टिकल इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। तो अगर एक पार्टिकल आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट इट मीन पोजीशन, ये आपका क्या है, जहां से शुरुआत हुआ था इसको बोला जाता है मीन पोजीशन, बीच वाला पोजीशन, मीन पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मोशन यही आपका क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। या तो आप एक ऐसा देखे होंगे आप बचपन में, स्प्रिंग देखे होंगे, अगर आप स्प्रिंग से एक ब्लॉक को मान लेते हैं कि आप ऐसे खींच दोगे तो बताओ ये ब्लॉक कैसा बिहेव करने लगेगा, ये ब्लॉक कुछ इस प्रकार में बिहेव करने लगेगा, कभी यहाँ दिखेगा आपको यही ब्लॉक, कभी यहाँ दिखेगा, ये इसका होगा मीन पोजीशन, ये आपका क्या होगा मीन पोजीशन, ये कुछ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। तो यही आपका क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो अगर कोई पार्टिकल का, कोई बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि अगर वो रेगुलर इंटरवल में होने लगे, अगर वही चीज रेगुलर इंटरवल में होने लगे तो फिर हम उसको क्या कहने लगते हैं, वो पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है खास पीरियड में, एक रेगुलर फैशन में, अगर वही रेगुलर होने लगे तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये जनरली था 3-4 प्रकार का जो भी है आपका। अब देखो यहीं पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक होता है बुक, अब देखो बुक तो हजार चीज लिख देते हैं, मैंने समझाया आपको, वन डायमेंशनल मोशन कोई कह देगा, तो आपको पता है कि अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है सिर्फ, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे आपका जेड हो, तीनों में से अगर एक एक्सिस की तरफ मूव करेगा, एक एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो वन डायमेंशन। अब आपको पता है कि टू डायमेंशन यानी क्या, अगर एक प्लेन में मूव करेगा, प्लेन यानी क्या, एक्स भी होना चाहिए वाई भी होना चाहिए, आपका वाई जेड भी हो सकता है, आपका जेड और एक्स भी हो सकता है, कोई भी दो एक्सिस हुआ तो चलेगा। थ्री मतलब क्या, जिस तरह मक्खी मूव करता है, अगर एक प्लेन में कोई मूव करने लगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया जेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक्स में भी मूव कर रहा है, जेड में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, 3D मोशन हो गया। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मोशन आपके हो सकते हैं। अब चलिए आपके दो इंपॉर्टेंट और मोशन है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। एक आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन, इसको समझते हैं। वैसे यूनिफॉर्म बोलना उतना सही चीज नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, देखिए यूनिफॉर्म जो है ना जनरली डिफाइन होता है स्पेस के लिए, और जब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज होता है तो हम लोग उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मोशन आप देखिए क्या होता है। अब देखिए मोशन कितना भी प्रकार का हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप उसको यूनिफॉर्म कर रहे हो तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, सब यूनिफॉर्म होगा। सब उसी प्रकार से क्या होगा, सब उसी प्रकार से आपका नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, सब उसी प्रकार से आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होगा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपका, इसी को क्या बोलेगा, वेरिएबल मोशन भी आप इसको बोल सकते हो, वेरिएबल मोशन भी आप इसको बोल सकते हो। जो कांस्टेंट नहीं होता है वो क्या होता है, वेरिएबल मोशन होता है। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मोशन जिसमें चेंजिंग ऐसा हो, कांस्टेंट रफ्तार से हो, यानी कि अ टाइप ऑफ मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन in which change of वन वेरिएबल। देखिए मैं जनरलाइज करके आपको बता रहा हूँ, वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल क्या हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, या ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। चेंज ऑफ वन वेरिएबल इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने बताया ना आपको ग्राफ में, बेसिक मैथ का जाकर लेक्चर देखिए, वहां मैंने स्लोप में डिस्कस कराया है कि चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन टू वेरिएबल क्या होता है। स्लोप जिस तरह वेरी करता है उसी तरह उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, स्लोप कांस्टेंट रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब ये भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अनदर वेरिएबल, लेकिन जनरली जो हम लोग काइनेमेटिक्स और मोशन में पढ़ते हैं वो जनरली क्या होता है, टाइम होता है। टाइम भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं अगर ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, ये आपका अगर टाइम है, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, यानी कि अगर उसका डिस्टेंस समय के साथ कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज करने का क्या मतलब, इसको समझिए। जैसे कि अगर आप, मैं ऐसे एग्जांपल पूछूं आपसे कि बताइए y इक्वल टू एक्स, यानी क्या, जितना से जितना से
एक्स बढ़ेगा बढ़ेगा उतना से वाई बढ़ेगा। ये क्या हुआ? ये हुआ, इसी को हम लोग ना बोलेंगे कांस्टेंट वेरिएशन। कांस्टेंट बदल रहा है ना, कांस्टेंट वेरिएशन हो रहा है। अगर कांस्टेंट वेरिएशन हो रहा है यानी कौन सा ये है यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ये क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन मतलब क्या? डिस्टेंस का ही चेंज होना, इसलिए हम लोग डिस्टेंस ही लेते हैं जनरली। तो ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म। देखिए जितना से आपका एक्स बदल रहा है उतना से वाई बदल रहा है, जितना से एक्स बदलेगा उतना से वाई बदल रहा है, जितना से एक्स बदलेगा उतना से वाई बदल दिया। या तो इसको आप ये भी कर दे जिसका स्लोप क्या हो? कांस्टेंट हो। स्लोप के बारे में मैंने पूरा बढ़िया से बताया, आप जाकर लेक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ये पूछ देगा जो थोड़ा सा भी तेज विद्यार्थी होगा या जो टीचर थोड़ा सा भी सोच लेंगे आपसे, किसी को बोलेगा सर हमको यूनिफॉर्म मोशन आता है, टीचर बोलेगा चलो समझाओ तो क्या होता है। अगर वही टीचर आपको ये सवाल पूछ देगा कि बताओ तो बाबू y इक्वल टू अगर 2x दे दिए तो क्या ये एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाह, ये तो सर बतेबे नहीं किए। अरे बुच्चू तुमको अपना दिमाग नहीं, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं। अगर जहां पे कांस्टेंट वेरिएशन हो, कांस्टेंट वेरिएशन, वेरिएशन मतलब जो बदलाव है, वो बदलाव कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं बदलाव कैसे चेंज हो रहा है। चलिए एक बॉक्स बना लीजिए, बचपन में जो बनाते थे, अभी भी तो आपका बचपने है वैसे। एक्स और वाई बताइए, एक्स का वैल्यू 1 लीजिएगा तो वाई का 2, एक्स का वैल्यू 2 लीजिएगा तो वाई का 4, एक्स का वैल्यू 3 लीजिएगा तो वाई का कितना होगा? 6। अब बताइए वाई का क्या क्या वैल्यू आ रहा है? वाई का वैल्यू आ रहा है 2, 4, 6। अब बताइए एक्स का वैल्यू 4 लीजिएगा तो 8, उसके बाद बताइए कितना आएगा? 10। तो बताइए डिफरेंस देखिए तो दोनों में, देखिए तो ये डिफरेंस, इसको मान लेते हैं डिफरेंस D1, इसको मान लेते हैं डिफरेंस D2, इसको मान लेते हैं D3। आपको पता है क्या? D1 बराबर है D2 बराबर है और D3 के इक्वल है। मतलब जो वेरिएशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो आपका ग्राफ चाहे ऐसा हो या कैसा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो वेरिएशन है अगर वो कांस्टेंट हुआ तो वो मोशन कैसा मोशन होगा? वो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। ये तो 90% बच्चा जानता है, पर ये कुछ चुनिंदा बच्चे ही इस कॉन्सेप्ट को जान पाते हैं। अब चलिए आप भी उसके गिनती में आ गए, अच्छी बात है। अब देखिए ये ऐसा हो या फिर ऐसा हो, यानी कि यहाँ से क्या पता चला? अगर मैं इसको देखिए, जगह तो नहीं है उतना, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। यानी कि यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ऑल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। अगर कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आया, अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c कुछ भी होता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आया, आप पढ़ लीजिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है। मैंने थोड़ा सा बताया स्लोप के वीडियो में भी, और आप 9th में हो तो आपके मैथ्स में होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर ऐसा फिगर आया यहाँ पे भी देखिएगा आप, y कांस्टेंट रफ्तार से बढ़ रहा होगा, ज्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ रहा होगा। ये देखिए आपका क्या है? वेरिएशन कैसा है? ये वेरिएशन आपका कांस्टेंट वेरिएशन है। ये कैसा वेरिएशन है? कांस्टेंट वेरिएशन है। तो अगर कहीं पे भी किसी भी चीज में एक वेरिएबल का अगर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेरिएशन हो रहा है, अगर इसको हम लोग सही से बोले और अच्छे से, अगर कांस्टेंट वेरिएशन हो रहा है तो वो क्या होगा? वो होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आपका यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आए, अगर आपको ये देखना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, अगर वेलोसिटी समय के साथ चेंज, जैसे कि यहाँ पे जरूरी थोड़ी डिस्टेंस, यहाँ पे वेलोसिटी भी हो सकता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है। अगर इसका ग्राफ, एक ट्रिक मैंने बता दिया, अगर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, अगर क्या हो? एक स्ट्रेट लाइन हो तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो वो कैसा होगा? कर्व होगा। कर्व लाइन होगा तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि अब तो आप समझ ही रहे, अ टाइप ऑफ, अरे जस्ट इसका उल्टा, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच change is not constant, change is not constant। जहां पे आपका चेंज नहीं है, इसको मैं एक लाइन में लिखता हूं, जस्ट अपोजिट टू यूनिफॉर्म मोशन। अब आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये सब चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के जो जस्ट अपोजिट केस है वो होगा, मैं इसको आप ग्राफ से आपको समझा देता हूं और कुछ नहीं। जैसे कि मान लो एग्जांपल में आपको लूंगा, अगर आपका कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए,
जैसे कि डिस्टेंस जो है समय के साथ ऐसे चेंज, बताइए यहाँ पे देखिए टाइम यहाँ है, डिस्टेंस यहाँ देखिए टाइम कुछ ही बढ़ा है, डिस्टेंस देखिए इतना से बढ़ गया, तो डिस्टेंस का गैप बढ़ गया है। तो अगर ऐसा मोशन दिखे, एग्जांपल के लिए मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर, देखिए अब इसका बॉक्स बनाइए आप, देखिए बताइए x लीजिए y लीजिए, x1 लीजिए y देखिए 1 आएगा, x2 लीजिएगा y 4 बन जाएगा, x3 लीजिएगा y 9 बन जाएगा, x4 लीजिएगा y 16। देखिए y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 1 4 9 16। देखिए कुछ आ रहा है डिफरेंस, क्या डिफरेंस कॉमन है, ये D1 मान लेते हैं, ये D2 मान लेते हैं। आपको पता है कि D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कि वेरिएबल वेरिएबल वेरिएशन। अगर आपका वेरिएबल वेरिएशन हो, इसका क्या मतलब होता है, वेरिएबल अगर वेरिएशन हो तो कैसा होगा, वो का ग्राफ ऐसे बनता है, अगर आप ड्रॉ करिएगा तो ये एक ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये क्या है आपका, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका जो वेरिएशन है, जितना अगर टी बदल रहा है उतना से अगर डी नहीं बदल रहा है तो आपका वेरिएबल हुआ। जैसे कि यहाँ जितना एक्स बदल रहा है उतना ही वाई अगर बदलेगा, अगर मान लेते टाइम 1 सेकंड हुआ, डिस्टेंस अगर जैसे कि 1 मीटर पर सेकंड, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है किसी का 1 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ, 1 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, प्रति सेकंड उसका कितना से रफ्तार बढ़ रहा है, प्रति सेकंड उसका रफ्तार, जैसे कि किसी का एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, प्रति सेकंड उसका रफ्तार कितना से बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो जैसे ही सेकंड 2 हुआ तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 3 हुआ 4 मीटर, 3 मीटर पर सेकंड, 4 हुआ 4 मीटर, मतलब हर सेकंड उसका रफ्तार एक एक से बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट वेरिएशन हो रहा है। अगर कहीं पे कांस्टेंट वेरिएशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर कहीं पे कांस्टेंट वेरिएशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्लियर हुआ होगा हर कॉन्सेप्ट। अब मोशन आपको पता है कि जितने प्रकार का होगा उतने प्रकार का यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। आपको पता है कि हर का बेसिक मीनिंग एक ही है, बस हर का मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, बदलते जाएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा पॉडकास्ट वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इस लेक्चर को थोड़ा सा गहराई से, थोड़ा आराम से देखने की कोशिश करें। शायद आप कोई चीज़ समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सन हो, कारण ये है कि आप सोचना नहीं चाहते हैं। अगर आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगा। मैं थोड़ा सा आपको डीपली जाके चीज़ों को बताता हूँ, हाई लेवल कुछ भी नहीं है, सब बस थोड़ा डीपली है। फिर भी अगर आपको आप नोट्स अगर नहीं बना सकते हैं तो अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा नोट्स आपका ही अच्छा होगा जो आप खुद बनाओगे क्लास के बीच में। देखते हैं अब अगला लेक्चर कब आता है, कोशिश रहेगी 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। पर आप उस चीज़ का इंतजार मत करो, आप अपने पढ़ाई को अच्छे से करता रहो, आपके लिए बहुत चीज़ है पढ़ने के लिए, आप चीज़ों को सीखते जाओ। थैंक फॉर वॉचिंग।